गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम। जैसा कि हमने बताया था, गॉस बेसिकली एक मैथमेटिशियन है, लेकिन मैथमेटिक्स की हेल्प से, यानी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स की हेल्प से, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स की हेल्प से उन्होंने फिजिक्स की कुछ चीजों को बड़ा आसान बना दिया। तो हम लोग उसे बाद में गॉस साइंटिस्ट भी बोलने लगे। तो देखो बच्चों, जो व्यक्ति जो सब्जेक्ट में काम कर ले उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको बोल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिकली गॉस कौन है? वो मैथमेटिशियन है। आज की क्लास में हम लोगों को गॉस थ्योरम के यूजेस के बारे में पढ़ना है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या है। मैं पहले यहां रिकॉल कराता हूं गॉस थ्योरम को। उन्होंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया, थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, एप्सिलॉन नॉट हमने इसलिए यूज किया है कि जो भी हमारा एनक्लोज्ड चार्ज है उसके चारों तरफ वैक्यूम है। देखो बच्चों, इसका एक एप्लीकेशन हम लोगों को आज देखना है। एक या तीन चार एप्लीकेशंस देखेंगे बारी बारी से, और अगेन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में मिलना ही मिलना है, 2 या 3 मार्क्स का। सबसे पहला एप्लीकेशन यहां आता है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ की बात जो हम लोगों ने की थी वो बेसिकली प्योरली क्या था? एक्सपेरिमेंटल लॉ था। इसका कोई प्रूफ हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था। सिंपल सा हमने एक्सपेरिमेंटल चीजों को देखा और फॉर्मुलेट कर दिया, कूलम्स लॉ कह दिया। अब हम उसके प्रूफ की बात करेंगे, किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मान लीजिए यहां पर मेरा कोई एक चार्ज दिया हुआ है, हाईली सिमेट्रिक रेगुलर सरफेस, मैंने ये स्फेरिकल कंसीडरेशन में लिया हुआ है। अब इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर अपने पर्पस के लिए छोटा सा एरिया वेक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। इस एरिया वेक्टर को हमने ds कहा है। ds एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये कंसीडर करते हुए कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और जो स्फेरिकल सरफेस हम लोगों ने चूज किया है उसकी रेडियस है स्मॉल r। मैं समझता हूं ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं देखता हूं तो यहां पर नॉर्मल सा प्रूफ निकल के आता है। क्या निकल के आता है समझिए। कूलम्स लॉ मुझे निकालना है तो E तो मेरे पास हो गया अननोन क्वांटिटी, बाकी चीजों को मुझे यूज करना है। मैं यहां पे कहूंगा E क्लोज इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखो, ये जो चीज है मेरे पास, मैंने अपनी सिंपलिसिटी के लिए हाईली सिमेट्रिक रेगुलर बॉडी ली थी, क्या? स्फीयर। और स्फीयर का एरिया मुझे सबको पता है क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। E यहां पे था, दैट इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं आगे इसको मेंशन करता हूं, यहां से E को सेपरेट करता हूं, दैट इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हम लोगों को यहां से मिल गई। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कूलम्स लॉ में तो फोर्स का कांसेप्ट है। बिल्कुल, फोर्स का कांसेप्ट निकालते हैं। मानिए इसी सरफेस पर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रख लूं। अगर मैं टेस्ट चार्ज Q नॉट रखता हूं तो अंडर इंफ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस Q नॉट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा मेरे पास क्या? Q नॉट इंटू E। वैल्यू मैं पेस्ट करता हूं, दैट इज व्हाट? Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बच्चों ये आ गया मेरा क्या? कूलम्स लॉ प्रूफ होकर के। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब रहती है बात डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड मैंने यहां निकाला है, तो अगेन आई वुड लाइक टू स्टेट कि गॉस जो है वो मैथमेटिशियन है और उन्होंने यहां पे वेक्टर नोटेशन के बारे में कोई बात नहीं की। फोर्स की डायरेक्शन वही कंसीडर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे हम लोग लेते हैं, तो इसलिए हमने पहले ही यहां पे डिस्क्लोज कर दिया था। तो फोर्स की भी डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि दोनों मेरे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स मेरा यहां पे लगेगा। तो बच्चों 2 लाइन का प्रूफ है। अब इस प्रूफ को आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखोगे, ये बात हमने यहां आगे आपको लिख करके दी है। आप इसी को यूज करेंगे और इसके बेसिस पे अपने नोट्स
प्रिपेयर कर लेंगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट, सेम थिंग। ईडीएस cos 0 मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, वो था इन सेम डायरेक्शन। ईडीएस की वैल्यू मैंने डाली, सारी चीजों को लिखा, फोर्स भी निकाल के दे दिया, तो ये आ गया दिस प्रूव द कूलम्स लॉ। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। देखो बच्चों, हर बात को ध्यान से मुझे समझना है, सीखना है। मैं बात कर रहा हूं क्या? फील्ड की बात कर रहा हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की। मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इसका मतलब वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मेरे को कंसीडरेशन में लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है? गॉस लॉ की। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए फिगर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो फिगर मैं आप लोगों को पहले यहां क्लियर कर देता हूं। ये देखिए फिगर, ये मैंने कोई भी लाइन चार्ज कंसीडरेशन में ले लिया जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज इनिशियली कंसीडर किया हुआ है। ये मेरा लाइन चार्ज है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, लेंथ के कंपैरेटिवली इसका रेडियस बहुत कम है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? लाइन चार्ज कहा। अब इसके सराउंडिंग में अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा एक सिलेंड्रिकल रीजन में मिलेगा। कैसा मिलेगा? सिलेंड्रिकल रीजन में। बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ट्यूबलाइट है 4 फीट वाली, उससे रोशनी निकल रही है, चारों तरफ रोशनी निकलती है, सिलेंड्रिकल मेरे को कॉन्सेप्ट मिलता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पे। चलिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एक तो मैंने बात की है कर्व सरफेस एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक मैंने दोनों इसके एजेस से निकलने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात की। गॉसियन सरफेस एरिया मैंने जो कर्व सरफेस एरिया था उसके ऊपर ये कंसीडर कर लिया ds1, यहां पे मैंने ds2 कंसीडर कर लिया, यहां पे मैंने ds3 कंसीडर कर लिया। अब चूंकि यहां पे एरिया बहुत कम है और दूसरा ये इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट है, तो देखो बच्चों, मैं यहां पे क्या कंसीडर करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहां पे अगेन ये 270 डिग्री है। यहां अगर मैं देखता हूं तो यहां एंगल मेरा कितना है? 0 डिग्री है। बच्चों, यहां 3 मेरे पास फ्लक्स के कॉन्सेप्ट होंगे। मैं इसको फ्लक्स नंबर 1 कहता हूं, इसको फ्लक्स नंबर 2 कहता हूं और इसको फ्लक्स नंबर 3 कहता हूं। तीनों मुझे यहां पे निकालने हैं, तीनों मैं निकाल के दे देता हूं और फिर उनको रिजल्टेंट दे देता हूं, तो इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलिए, मैं यहां बात करता हूं, दैट इज phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने इसको क्या कहा था? हम लोगों ने इसको कहा था phi e। तो ये phi e चूंकि मेरे 3 कंपोनेंट से बन रहा है, इसलिए मैंने यहां पे phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 लिया। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देने की कहीं जरूरत यहां पे नहीं है। अब जरा देखो स्टूडेंट्स, जब मैं phi1 की बात करूंगा, जो मैंने ds1 लिया था, फ्लक्स 1 की बात करूंगा, तो फ्लक्स 1 मेरे पास में होगा क्या? क्लोज इंटीग्रेशन EBS1 cos ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज ऑफ यहां पे क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और गॉसियन सरफेस के बीच में एंगल 0 था। दूसरा, जब मैं इस phi2 की बात करूंगा तो phi2 मेरे पास आएगा अगेन क्लोज इंटीग्रेशन EDS2। अब DS2 और E इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा cos 90। बिल्कुल इसी तरह से तीसरे वाला जो मेरे पास आएगा वो आएगा EDS3 cos ऑफ 270 डिग्री। सब बच्चे जानते हैं cos 90 की वजह से, cos 270 की वजह से ये दोनों के दोनों मेरे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगर मैं यहां बात करूंगा तो ये मेरे पास मिल जाएगा EDS का क्लोज इंटीग्रेशन। बच्चे, किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? सब लोग जानते हैं, दैट इज 2 pi r l। अब कोई स्टूडेंट यहां पे ये कहेगा कि सर इनफाइनाइट था, आपने l क्यों ले लिया? नो डाउट, फैक्ट है, इनफाइनाइट आपने कंसीडर किया, लेकिन कुछ तो उसकी लिमिट्स होंगी, कुछ तो उसकी लेंथ होगी। तो फाइनली l मेरा बहुत बड़ा है कंपेरेटिव टू r, मेरे को लीनियर चार्ज कंसीडरेशन में लेना था, तो मैंने यहाँ पे l को बहुत बड़ा कंसीडर किया है, किससे? r से। और इनफाइनाइट जरूर है, लेकिन फिर उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है? l कंसीडर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? दैट इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हम लोगों ने गॉस थ्योरम में सबसे पहले पढ़ा था। अब जरा बच्चों देखो, यहां तक तो आपका आ गया, आप यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल के दे सकते हैं, लेकिन छोटा सा काम अभी हमें और करना होगा। ये जो हमारे पास Q है,
इस Q को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ये Q क्या होगा बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dq, और इसको मैं यहां पे लिखता हूं क्या, इंटीग्रेशन लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dn। अब जरा देखो यहां पे dl का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा लेंथ के बराबर, जो भी कंडक्टर की लेंथ मैंने कंसीडर की हुई है, तो मैं q को रिप्लेस कर सकता हूं लैम्डा l से। Hence why T is equals to Q की जगह पे मैंने लिखा लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, और ये 2 पाई RL जो था इसको मैं नीचे ले गया 2 पाई RL। कैटेगरी का कॉन्सेप्ट नॉट, इस तरीके से ये लेंथ से लेंथ मेरा कैंसिल आउट हो गया और मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल गई। तो सिलेंड्रिकल जो मैंने इनफाइनाइट वायर लिया था उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कांसेप्ट मुझे मिल गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। आई होप सो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। सेम सारी चीजों को हमने यहाँ आगे लिखा हुआ है, आप यहां से एक बार इसको देख लेंगे। वही फिगर दोबारा से, ये तीनों मेरे पास फ्लक्स आ गए। फ्लक्स में मैंने 0 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री डाला है। स्टूडेंट्स यहाँ 90 के बजाय 270 आप डाल सकते हैं, 90 डाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, 0 होती है। यहां से मैंने इसको 2 पाई RL डाल दिया, ये कॉन्सेप्ट डाला इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, E इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो अभी हमारे पास में थोड़ी देर पहले था। दैट इज द कॉन्सेप्ट। यहां से मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, यहां से मैं देख रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो लीनियर कॉन्सेप्ट में 1/r की प्रोपोर्शनलिटी रखता है। E is directly proportional to 1/r। Getting the concept or not? और ये R क्या है, R जो हमारे पास वायर था उससे जो भी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट मैंने कंसीडर किया है वो है। वायर की रेडियस R नहीं है, कभी आप वायर की रेडियस R मत ले लेना। जो हमने गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस कंसीडर की थी वो रेडियस R है। चलिए अब देखिए, इस सारे बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, साथ साथ हम न्यूमेरिकल डन कर लेते हैं तो काफी कुछ हेल्प हम लोगों को मिल जाती है। स्टूडेंट्स देखिए जरा, पढ़ते हैं फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। देखो सॉल्यूशन देखने से पहले मुझे निश्चित रूप से यहाँ पे एक बार देखना जरूर चाहिए कि मैं क्या निकालने जा रहा हूं, क्या मुझसे पूछा गया है। 2 long straight parallel wires carrying charge λ1 λ2 per unit length। आप इसके अकॉर्डिंग अपना एक डायग्राम बना दीजिए। आपने ये वायर लिया, एक ये वायर लिया, पैरेलल है, ऑब्वियस है दोनों में डायरेक्शन सेम होगी। जो λ1 है पर यूनिट लेंथ, दैट इज व्हाट, जो इसका यूनिट लेंथ है इसके ऊपर चार्ज λ1 है, और जो इसका यूनिट लेंथ है इसके ऊपर चार्ज λ2 है। अब वो निकलवाता है मेरे से सेपरेशन बिटवीन देयर d, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल d है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वन ड्यू टू अदर। मेरे को यहां पर इसकी वजह से फोर्स निकालना है और यहां पर इसकी वजह से फोर्स निकालना है। ये मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं बात करूंगा। देखो बच्चों, इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो हम लोगों को थर्ड यूनिट में पढ़नी है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है, यूनिट चार्ज की कंसीडरेशन में कॉन्सेप्ट है, वो हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो देखो, पूरा डेरिवेशन करने से बेटर ये है कि मैं सीधे सीधे इसका फॉर्मूला यूज करूं। क्या है भैया फॉर्मूला, अभी 2 मिनट पढ़ के पहले पढ़ के आए हम लोग। देखो, इस λ1 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू होगी कितना, λ1 2 पाई r एप्सिलॉन। याद आया? अभी यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था या कुछ और था बच्चों? फॉर्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो देखो हम पीछे इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा, दैट इज 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ऊपर क्या है, लैम्डा है। तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। अब स्टूडेंट्स
यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गया। अब इस जगह पर क्या रखा हुआ है, λ2 चार्ज रखा हुआ है यूनिट लेंथ के ऊपर। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स मेरे पास हो गया दैट इज E इंटू λ2, यूनिट लेंथ के ऊपर कंसीडर कर रहा हूं मैं। E की वैल्यू मेरे पास है कितना है, λ1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, λ2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मेरे पास फोर्स आ गया। अब कोई स्टूडेंट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की बात करता है तो बिल्कुल इसी तरह से इसकी वजह से यहां पर E निकालेगा, उस E के साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां आपके पास फोर्स आ जाएगा। जैसे आपने यहां पे किया है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको कर सकते हैं। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए वही काम कर रखा है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ वायर 2 ड्यू टू चार्ज 1। डायग्राम इसने नहीं बना रखा, डायग्राम हमने जो बनाया वो डायग्राम आप कंसीडर कर लीजिएगा। बिना डायग्राम के आपको आंसर नहीं देना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर हम लोगों ने यहाँ पे और कंसीडरेशन में लेनी है कि सेपरेशन जो था वो डी ले रखा था, तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना है, डी लेना है, जो मैंने आर अभी आपको फॉर्मूले वाला प्लेस करके दिखाया। चलिए देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखिए बच्चों, पहले वाला जो कांसेप्ट था वो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का था, वो हमारा वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का था। यहां हमारे पास इनफाइनाइट है और प्लेन शीट है और थिन भी होगी, इसने कहा नहीं है यहां पे, लेकिन थिन भी होगी। जब शीट की एरिया हमारी इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली उसकी जो थिकनेस है ऑटोमेटिकली क्या होगी, इनफाइनाइट की कंपैरेटिवली काफी कम होगी। तो हम लोग इसको 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। चलिए जरा इस फिगर को हम लोग कंसीडर करें। देखिए ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर मैंने